कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए किसान भाइयों आप सभी को जोहार। और साथ में पर्वतीय जी आज का समाचार बता दें। हाँ एकदम मास्टर जी काले कि हमरे मिली रहोले सबकर से पहले हाले समाचार तो जाने खोजिला। बिल्कुल तो हमरे कर जे देखवैया मन है सेहो मन जाने खोजत होबे कि कृषि से समाचार जे जुड़ल है से का है आज कर। तो चलिए देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। महंगे उपकरण की खरीद पर किसानों को मिलेगा अनुदान। आम के टिकोलों की रक्षा कर पा सकते हैं अच्छा उत्पादन। सिंचाई के लिए बेहतर उपकरण है ओपन मिल समरसेबल पंप। खेतीबाड़ी में कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करके किसान कम मेहनत और कम समय में ज्यादा उत्पादन लेने में सक्षम होते हैं, परंतु हमारे राज्य के ज्यादातर किसान महंगे कृषि उपकरणों को खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। राज्य के किसान इन उपकरणों को खरीदकर इनके इस्तेमाल से बेहतर खेती कर सके, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि यांत्रिकीकरण मिशन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय कृषि यांत्रिकीकरण मिशन का उद्देश्य है कि सभी प्रकार के छोटे बड़े कृषि यंत्र का इस्तेमाल राज्य के छोटे और सीमांत किसान भी कर सकें और अपनी कृषि को उन्नत बना सके। साथ ही इस योजना के अंतर्गत कस्टमर हियरिंग केंद्रों को बढ़ावा दिया जाता है और किसानों द्वारा कृषि उपकरणों की खरीद पर 70% तक का अनुदान भी दिया जाता है। इस योजना से एक ओर जहां राज्य के किसानों की उन्नति होगी, वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। किसान भाइयों, आम के पेड़ों पर टिकोले आने शुरू हो चुके हैं। अनेक कारणों से ये टिकोले झड़ने लगते हैं। यदि इन टिकोलों को ठीक प्रकार से देखभाल नहीं किए गए तो बागान मालिकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम के टिकोलों को झड़ने से कैसे बचाएं, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। आम के पेड़ पर टिकोले आ गए हैं। इनकी रक्षा हेतु 1 लीटर पानी में डाइथेन M45 2.5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही साथ 20 लीटर पानी में 1 ग्राम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड घोलकर टिकोलों को गिरने से बचाएं। मूंग की फसल हम खरीफ के साथ साथ गर्मियों में भी ले सकते हैं। गर्मी में मूंग की अच्छी पैदावार के लिए पूसा बैसाखी, पंत 16 और पंत मूंग एक किस्मों को लगाना अच्छा होता है। दलहनी अनाजों में मूंग की खेती हम गर्मी में भी कर सकते हैं। गर्मा मूंग से अच्छी उपज पाने के लिए उन्नत प्रभेद हैं पूसा बैसाखी, पंत 16 और पंत मूंग 1। खेत की अच्छी प्रकार तैयारी करके इन किस्मों के 30 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 12 से 15 क्विंटल मूंग प्राप्त किया जा सकता है। मुर्गी पालन के दौरान मुर्गियों में तरह तरह के रोग लगने की संभावना रहती है, जिससे कभी कभी मुर्गियों में मृत्यु दर बढ़ जाती है और मुर्गी पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बेहतर तकनीक में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किन बातों का ख्याल रखकर बेहतर मुर्गी पालन किया जा सकता है। पालन में अभी मतलब अगर ब्रायलर फार्म में है तो ब्रायलर फार्म का मतलब इस समय मतलब जो है बहुत नमी मॉइस्चर के और मतलब उसको मतलब बचाने के लिए सफाई का बहुत ध्यान रखें और मुर्गियों में जो बीमारी हो जाती है मतलब उस बीमारी से बचने के लिए लीटर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। लीटर पे मतलब जो है नमी नहीं होनी चाहिए। अगर लीटर में नमी है तो आपको मतलब बहुत सी बीमारियों से मतलब जो है मोर्टेलिटी मतलब बढ़ जाएगी। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलिए मिलते हैं आज हम सफल किसान से। अपने खेतों में मेहनत करता ये किसान कई सारी कृषि प्रशिक्षण शिविरों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और सीखी गई नई कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल ये अपनी खेती बाड़ी में करते हैं। अपनी सफलता का श्रेय ये अपने प्राप्त ज्ञान को देते हैं। और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं और इसका मल्चिंग में हम इसको 1 नवंबर में लगाए हैं
और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है। बाज़ार हम ले जा रहे हैं। अभी 10 रुपये केजी के आस में हम इसको बेच रहे हैं थोक में, और अब तक 3 कुंटल हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के विभिन्न मंडियों में खाद्यान्नों के मूल्य आंशिक उतार चढ़ाव के साथ लगभग सामान्य रही। चावल और गेहूं के मूल्य पूर्ववत रहे। दलहन और तेलहन अनाजों के भावों में हल्की तेजी देखी गई। उधर सब्जी मंडियों में नए हरी सब्जियों की आवक से तेजी का रुख है। आइए आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालते हैं। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2600 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4550 रुपए से लेकर अधिकतम 5100 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3800 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1100 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी एकदम नया और एकदम उपयोगी समाचार तो रौरे सुनाए देली। हाँ बिल्कुल जेकर बिल्कुल। हम फायदा- लोग तो चाहते हैं कि किसान भाइयों को नई से नई बात बताएं। हाँ। खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों के साथ साथ बाजार का भाव भी बता दें, मौसम का हाल चाल भी बता दें। हाँ। ये तमाम बातें हम लोग बताते हैं किसान भाइयों को, है ना। मास्टर जी। तो अब और आपका सवाल क्या है? हाँ, हमार सवाल तो शुरू हुई। बाकी हमके पूछाला कि हमरे कर जे देखवैया मन है से मनी समाचार के तनी सुन बढ़िया से एकदम ध्यान कर लेबे, तब तक हमरे एक ठो विराम ले लेबे। बिल्कुल 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 सही कहा। तो किसान भाइयों आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद देखो, ये मैंने एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मास्टर जी, जैसन कि हम कह रही कि सवाल हमर ठीना है। हाँ बिल्कुल। तो करो एकदम बिल्कुल, हम तो बिल्कुल तैयार हैं आपका सवाल सुनने के लिए। मास्टर जी, यहाँ जाने खोजत रही कि ई जे हमरे जे के कहिला मशरूम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मशरूम। हाँ। तो इकर बहुत अलग अलग देखिला रहेला तरीका, वेराइटी जे के कहे ना, किस्म। तो हाँ, तो ई जे एक ठो होएला जे कि पूरा में करे ना, पुआल में। हाँ, तो उकर काला के उके करल जाए और उकर फायदा उठा जाए। हमके बुझाला कि ई मौसम में शायद उके बढ़िया से करल जा सकेला। हाँ नहीं, अब तो यूं किसान भाइयों गर्मी का मौसम आ गया है और जब थोड़ी ठंड रहती है तो मशरूम की खेती ज़्यादा उपयोगी होती है, ज़्यादा आसानी से होती है। लेकिन इस समय आप पुआल मशरूम की खेती कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी विधि है, कौन से बीज का आपको उपयोग करना है, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर भारती से। किसान भाइयों नमस्कार।
कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है पुआल मशरूम, यानी पुआल पर मशरूम की खेती कैसे की जाए। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह की एक वैज्ञानिक डॉक्टर भारती हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आप लोग सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मैडम, जैसा कि विषय हमने चुना है पुआल मशरूम, तो ये बताइए हमारे किसान भाइयों को पुआल मशरूम है क्या? पुआल मशरूम में सबसे ज़्यादा इस बात का, क्योंकि उसको जो तैयार करते हैं वो पुआल से ही तैयार करते हैं, चाहे वो गेहूं का पुआल हो या धान का पुआल हो, मक्के का पुआल हो, और इसके अलावा भी हमारे जो अभी चना आ रहा है या जो भी झाड़ हैं जिनमें कि ज़्यादा सिलिशियस होते हैं उसमें हमारा विकास होता है। स्टार्च जिसमें ज़्यादा होता है उसमें हमारा ज़्यादा अच्छा विकास होता है, और पुआल जो है उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको पुआल मशरूम से उनकी विकास पे ज़्यादा उनका विकास होता है, इसलिए इनको पुआल मशरूम कहते हैं। और इसको सालों भर लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे झारखंड में मौसम का बहुत, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें पुआल मशरूम में क्या है कि ये नमी को ज़्यादा सोखता है, और किसी चीज़ों के तुलना में धान का जो पुआल होता है वो नमी को ज़्यादा दिनों तक बरकरार रखने की क्षमता होती है। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पुआल मशरूम उपजाने के लिए, इसका उत्पादन के लिए हमारे किसान भाई मतलब कैसे अपनाए, इसका विधि क्या है? उनको सबसे पहले तो हम उसमें 3 बातों को ध्यान देते हैं। पहला तो सफाई करने के लिए हम उसमें बेविस्टिन के घोल में पुआल को फुला देते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें जो फंगस जो है, मशरूम भी एक फंगस है, लेकिन जो फंगस हमारे फायदे के नहीं है, जिससे कि ब्लैक ओगरा, काले रंग के धब्बे वगैरह ना आए, उसके लिए उसको बेविस्टिन से उसमें उपचार करने के बाद फिर हम उसको थोड़े से नमी हटाते हैं। नमी को देखने के लिए 70% नमी रहे, और उसको छाया में सुखाते हैं 4-5 घंटे। छाया में सुखाने के बाद फिर हम उसे पॉलीथीन पीपी बैग जो होते हैं, पॉलीथीन बैग होते हैं, उसमें उसको 3 तरह सतह में भरते हैं। सबसे नीचे पुआल डालते हैं, फिर उस पर उसके बीज डालते हैं जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, फिर हम पुआल डालते हैं, फिर हम स्पॉन डालते हैं, फिर हम पुआल डालते हैं। अगर इसका विकास हमें और अच्छे और जल्दी करना हो तो हम इसमें थोड़े से बेसन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उससे उसके विकास जल्दी और ज़्यादा पौष्टिक तत्व ले लेते हैं भोजन, तो वो कम समय में उनका विकास हो जाता है। मैडम, आपने यहाँ एक चर्चा की स्पॉन के बारे में कि पुआल डालते हैं फिर स्पॉन डालते हैं। स्पॉन है क्या, और हमारे किसान भी इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? स्पॉन हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से या राम कृषि मिशन से या हमारे अब सारे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी स्पॉन उपलब्ध कराया जाने लगा है, वहाँ बनाया जाता है। पहली बात है, स्पॉन जो बनाते हैं वो गेहूं का होता है, और गेहूं में हम डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और भी बहुत सारे केमिकल्स डाल करके उसका ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है। इसको एक संरक्षित वातावरण में बनाने का होता है, और इसका भी हम प्रशिक्षण ले करके फिर बाद में इसका एक व्यापार के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये पुआल मशरूम में कौन कौन सी सावधानियां बरतें, और जिससे कि पुआल जिसमें ज़्यादा क्षति न हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमारे किसान भाई ले सकें। सबसे पहले तो हम वातावरण का देखेंगे, वातावरण के साथ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक फंगस ही है, लेकिन फंगस जो है वो खाने वाला है, लेकिन हाथ से बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं, इसलिए उनको सफाई के साथ कमरे की सफाई करेंगे, जहाँ बना रहे हैं उस जगह के हम लोग अपने हाथों की सफाई करेंगे डिटॉल वगैरह से धो करके। और तीसरी बात है कि हम एकदम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ हवा का आदान प्रदान होता रहे और रोशनी भी आता रहे। और चौथी बात कि वातावरण को रखने के लिए नमी को बनाए रखे, मतलब जब हमें ऐसे जगह हो जहाँ वहाँ सुबह शाम 3 बार पानी, गर्मी हो तो 2 बार पानी का छिड़काव करे, और ठंड हो तो 1 बार में भी पानी का छिड़काव करके हो जाएगा। लेकिन उसकी पहचान जब है कि वो अगर छू रहे हैं तो उसका पानी हाथ में चिपके नहीं, लेकिन वो नमी हो, उसको हम लोग ऐसी नमी बनाए रखने से उसमें विकास होगा।
अभी खासकर तक गर्मी का मौसम है, तो हमारे किसान भाई कैसे ये पहचान सकें कि हमारे पुआल मशरूम में कितनी नमी चाहिए और कितना पानी दें। आपने बताया कि गर्मी के में 2 बार पानी देना चाहिए, तो 2 बार के बजाय 3 बार पानी दें, या जहाँ धूप का प्रकोप ज़्यादा हो, धूप ज़्यादा लगे, वहाँ कैसे हमारे किसान भाई इसका पहचान करें और कितना पानी दें और कितने मात्रा में दें, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें डायरेक्ट धूप मतलब सूरज की किरण, सीधी सूरज की किरण नहीं पड़नी चाहिए, तो ऐसे जगह हम रखें जहाँ छाया हो। दूसरा हो कि अगर छत हो तो छत के चारों तरफ हम बोरा और या किसी चीज़ का गीला हुआ डाल दें, उससे हमारा वातावरण उसमें नमी बनी रहे। और तीसरी बात है कि हम जब वो छिड़काव करें तो उसी में देखें कि हमारा पुआल में कितनी नमी है। पुआल में नमी देखने के लिए पुआल को छू करके देखना है, या छूने से भी अगर आपका उसमें लग रहा है कि पानी नहीं टपकना चाहिए पर वो भींगा हुआ महसूस होना चाहिए, ऐसे अगर आप हाथ से छुएंगे तो उसमें हाथ में पानी नहीं आएगा लेकिन वो गीला रहेगा। तो ये जो पुआल मशरूम है ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है, मतलब बन के तैयार हो जाता है, और कितने कितने दिनों के अंतराल पर हमारे किसान भाई तोड़ाई करें और इसका पैकिंग करके बाज़ार में जो बेचें तो इसका कितना मुनाफा मिलेगा, इसके बारे में भी बताएं। एक पुआल मशरूम बनाने के लिए करीब 30 से 35 रुपये के खर्च आते हैं, और इसका मुनाफा है कि 2.5 से 3 किलो एक बार में उसका होता है। वो 10 किलो का अगर पॉलीथीन का बैग जो हमने बनाया है जिसमें वो अगर 10 किलो का है तो एक बार में उसका 2.5 से 3 किलो हम उसको तोड़ सकते हैं उसके फल को। और जब हम तोड़ते हैं तो उसके बाद से उसको फिर पैक करके पॉलीथीन में ही और ठंडी जगह पे रख सकते हैं, और उसको हम गर्मी में 12 घंटा तक रख करके ठंडे जगह पे बेच सकते हैं। अगर हमारा नहीं भी बिकता है तो हम उसे सुखा करके उसको अचार बना सकते हैं, या उसका पाउडर बना करके हम इसको 500 से 600 रुपये किलो सूखा मशरूम बिकता है बाज़ार में। अब चलते चलते बताइए कि ये जो पुआल मशरूम है कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं या कौन कौन से रोग लगते हैं, और इससे हमारे किसान भाई कैसे निजात पाएँ। सबसे ज़्यादा तो हमें फंगस ही है, लेकिन एक जो कीटाणु होते हैं वो मक्खी जैसा, वो कीटाणु हमारे मशरूम पे गर्मी के दिनों में कीटाणु ज़्यादा, मक्खी ज़्यादा लगती हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ आ जाती हैं। उस मक्खियाँ को हटाने के लिए हम फॉर्मेलिन के घोल में जब ट्रीटमेंट करके डालते हैं तो ऐसे आप ही वो ख़त्म हो जाता है, और नहीं हो तो पॉलीथीन के ऊपर से हम फॉर्मेलिन और बेविस्टिन का छिड़काव करके पूरा उस पर दूर किया जा सकता है। गर्मी में स्पेशली मक्खी बहुत ज़्यादा लगती है। आशा ही नहीं बल्कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पर्वतिया जी ये बताइए कि अब अगला कौन सा सवाल है आपका? मास्टर जी पहले तो और के धन्यवाद कि इतना बढ़िया से ही मशरूम के बारे में और जानकारी दिवाई देली काली की, लेकिन आज हमको बहुत लगता है कि आपके पास ढेर सारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी आपसे एकदम सवाल तो बहुत रहेला मास्टर जी। तो आगे पूछत है कहत रही कि इखन गर्मी बढ़त है हाँ, और इसन में हमरे कर जी पशुधन से बहुत परेशान रहे ना, ओकर खास देखभाल करे की जरूरत पड़ेला, खासकर जे दूध देवे वाला जानवर मन है से मन कर देखभाल हमके बेचारा बेसी ध्यान रखे के चाहिए। तो तनी ओकरे बारे में आज चर्चा कर लेवल जाए। बिल्कुल सही। तो किसान भाइयों, देखा पर्वतिया जी जो हैं वो आपके लिए कोई ना कोई सवाल लेकर जरूर आती हैं, और आप चूँकि पशुधन रखते हैं, अपने साथ पशुपालन करते हैं, और कुछ किसान भाई जो हैं वो आर्थिक लाभ के लिए भी पशुपालन करते हैं। तो ऐसे में गर्मी में आपके जो पशुधन है उनका देखभाल आप कैसे करें, खासकर दुधारू पशुओं का देखभाल कैसे करें, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर CK कौशिक। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में पशुओं की, दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशिक जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। कौशिक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। कौशिक जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, और ऐसे मौसम में जहां आदमी रह नहीं पाते वहां पशुओं की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे मौसम में आप दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? मैं पशुपालक भाइयों को और किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये गर्मी के मौसम में 2-3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पशुओं में अभी इस मौसम में चमोकन का बहुत जोर होता है, और चमोकन से मतलब पशु के शरीर स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, उसके दूध पर भी असर पड़ता है। इसलिए उस पर भी इसका ध्यान देना चाहिए कि हमको चमोकन नहीं हो। बाह्य कृमि
और अंतःकृमि, दोनों कृमियों पर आपको मतलब बराबर ध्यान रखना है। अंतःकृमि के लिए साल में कम से कम मतलब मेरी सलाह से 2 बार मतलब दवा अवश्य दें, जिससे कि मतलब जो है उसको उसके शरीर पर इस मतलब असर नहीं पड़े। जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो दूध की मतलब दूध भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, इसलिए अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो दूध का मतलब आप आराम मतलब ज़्यादा ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि वर्मी की दवा ज़रूर दें। बरम वो जो पेट के कीड़े हैं, बाहर के जो कीड़े हैं, उसके लिए बहुत सी ऐसी दवाएं हैं कि जिन जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। लेकिन मैं फिर भी पशुपालक भाइयों को एक बात बता देता हूं कि बहुत से मतलब जो है पशुपालक भाई दवा लाते ज़रूर हैं, लेकिन दवा देने का तरीका अगर गलत है तो वो कम काम करता है, तो हमारे पशुपालक कुछ निराश हो जाते हैं। जो भी है, कोई भी कंपनी हो, बीटॉक्स है, पहले आप उस कंपनी की डोज को देख लें। डोज देखने के बाद उसको लगाने का तरीका जो मतलब बताता है उस हिसाब से दें। उसके बाद उसी दवा को थोड़े से पानी में घोल करके अभी पशुशाला में भी छिड़काव करें, जिससे कि मतलब वो चमोकन जो है उसकी गंध से मतलब उसके शरीर को, पशु के शरीर को छोड़ देती है और जा करके मतलब दीवार की मतलब दीवारों में बैठ जाती है। उससे मतलब 2-3 दिन बाद मतलब फिर पुनः मतलब वो चमोकन और फिर प्रकोप अपना मतलब खड़ा कर देती हैं। उससे बचने के लिए कम से कम 7 दिन के अंतराल पर 2 बार करें तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पशुपालक भाइयों को असर पड़ेगा। दूसरा है, हमारे पशुपालक भाई अभी गर्मी का मौसम आ गया है, अपने उनके मतलब पशुओं के दुधारू पशुओं के खाने में थोड़ा सा अंतर लाएं, और अंतर एक साथ नहीं लाना है, धीमे धीमे लाएं। जो अभी जौ का बेसन नहीं दे रहे हैं, अब जौ का बेसन देना शुरू कर दें, क्योंकि मतलब जिस गर्मी बढ़ती जा रही है उसको मतलब इस हिसाब से जौ के बेसन पे भी मतलब उसको मतलब अब उनके उसके भोजन में मिलाया जाए और संतुलित आहार दिया जाए, पशुओं को नमक दिया जाए, मिनरल मिक्सचर दिया जाए। तो मैं मतलब सोचता हूँ कि आप मतलब इस मौसम में जो दूध घटता है वो दूध नहीं घटेगा और पशु स्वस्थ भी रहेगा और आपका दूध भी बरकरार बना रहेगा। और पशुओं बड़े मतलब जो गाय के बच्चे या भैंस का बच्चा है उसको भी बचाने के लिए आपको ये प्रक्रिया हर बार उसको डिवॉर्मिंग करके और उसको दाना और मतलब संतुलित आहार दे करके मतलब आप ढंग से ये पशु तैयार कर सकते हैं और एक आय का स्रोत खड़ा कर सकते हैं। गर्मियों में देखा गया कि हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है और हमारे पशुपालक भाई जो हैं वो इसकी शिकायत करते हैं कि हरे चारे नहीं मिलने के कारण दूध की उपलब्धता कम होती है। तो इसके विषय में आप क्या बताएं? हमारे संथाल परगना में पानी की बहुत बड़ी कमी है और पानी की कमी रहने के बाद होने के कारण हम पूरी साल हरा चारा मतलब अपने पशुओं को नहीं दे पाते हैं। और हरा चारा नहीं दे पाते हैं तो हम अनाज पे जोर लगाते हैं, और अनाज आजकल इतनी महंगाई है कि मतलब आप मतलब उसको ढंग से खिलाने पर मतलब बहुत महंगाई हो जाती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप मतलब अगर आपके पास पानी का साधन है तो मतलब आप मतलब जो है बहुवर्षीय मतलब चारा भी लगा सकते हैं, 1 वर्षीय चारा लगा सकते हैं, सीजनली चारा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक अजोला घास बताता हूँ जो एक फनी है, बहुत अद्भुत फनी है, बहुत छोटा फनी है। और आप देखते होंगे तालाब में जो हरे हरे चौड़े पत्ते मतलब जो है हल्का मेथी टाइप में, मेथी का जो पत्ता होता है उससे भी छोटा है, वो बड़ी आसानी से आप मतलब जो है कम पानी में, कम पूंजी में, कम समय में और अपने मतलब पशुओं के लिए एक हरा चारा का स्रोत खड़ा कर सकते हैं। मैं पशुपालक भाइयों को बताऊंगा जिनके पास 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, 20 गाय है तो वो मतलब ये अजोला ज़रूर लगाएं। अजोला एक लगाने का तरीका बहुत सरल है। इसका तरीका है कि आप 6 इंची एक गड्ढा कर लें और उसमें एक पॉलीथीन बिछा दें। पॉलीथीन बिछाने के बाद उसमें मतलब 10 से 12 किलो मिट्टी और 2-3 किलो मतलब कच्चा गोबर मिला करके और पानी भर दें, और 2 इंची पानी भरने के बाद अजोला ला करके आप रख दें और वो धीमे धीमे पूरा फनी की तरह मतलब जैसे तालाब में हरा हरा जो फैल जाता है पूरा भर जाएगा। और जब खिलाना हो तो 7 से 10 दिन के अंदर में ये मतलब तैयार हो जाता है। उसको मतलब जो है जितना खिलाना है प्रत्येक पशु को आप आधा किलो से 1 किलो खिला सकते हैं उसके दाने में मिला करके। तो उसको मतलब आप खिलाने का तरीका क्या है कि आप उसको जब खिलाना हो उससे आध घंटा 1 घंटा पहले आप निकाल लें, उसको साफ़ पानी से 2-3 बार धोएं और धोने के बाद उसके चारे में
जो आप दाना दे रहे हैं उसको मिलाएं, खिलाएं, तो आप, मैं कहता हूं कि आप हरे चारे की पूर्ति भी होगी और पशु को जो विटामिन्स, हार्मोन्स और प्रोटीन वगैरह की जो कमी है वो भी मतलब जो है भरपूर मिलेगा। आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा, आपकी पूंजी भी बचेगी और आपका मतलब दूध का पैदावार भी अच्छी होगी। इसलिए मैं पशुपालक भाइयों को कहूँगा कि वो अजोला अवश्य लगाएं। बहुत ही छोटी जगह पर, बहुत ही कम जगह में आप एक मतलब जो है हरा चारा मतलब पशुओं के लिए उपलब्ध कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे पशुपालक भाइयों को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पशुपालक भाइयों को यही संदेश दूंगा कि पशुधन का विकास कीजिए और पशुधन का विकास करने के लिए आपको मतलब जो है छोटी छोटी जो बातें हैं उनको जो हम मतलब जो है नज़रअंदाज कर देते हैं उन पर अवश्य ध्यान दें। पशुशाला साफ हो, पशु स्वस्थ हो, चमूकन मतलब जो है चमूकन और मतलब जो है कृमि की दवा हम समय समय पर देते रहें। पशुओं को संतुलित आहार अवश्य दें, पशुओं को नमक ज़रूर दें और पशुओं को भरपूर पानी और स्वस्थ पानी मतलब पानी दें। यही मैं कहूँगा। इसी से आप मतलब जो है हमारे पशुपालक भाई बहुत अच्छी तरह से मतलब कम मतलब जो है पूंजी में और कम पैसे में मतलब जो है अच्छे से अच्छा मतलब पशु को स्वस्थ रख करके पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि गर्मियों के मौसम में आप अपने पशुपालन का कैसे ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जोहार। और हमें लगता है कि अब आज बातचीत का समय समाप्त हो रहा है। हाँ मास्टर तो आप इसी प्रकार हमारी जानकारियों का लाभ उठाते रहें और अपनी बात भी हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आप स्वस्थ रहें, आपकी खेती बाड़ी अच्छी रहे, आपके पशुधन अच्छे रहें। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ आज यहीं पर हमें आपसे विदा लेनी होगी। जोहार।